हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एकलव्य एकेडमी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। यहाँ पर जो हमारी क्लासेस चल रही है वो हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला की। वर्णमाला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है। कुछ चीज़ें जो हम अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है वो लोग उन चीज़ों को देख लें, क्योंकि जो चीज़ें आज शुरू होंगी वो कल और उससे पहले वाली क्लास से रिलेटेड हैं, तो इसीलिए पहले की क्लासेस जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। वर्णमाला टॉपिक में जो चीज़ें आज हमारी चल रही हैं वो स्वर के भेद चल रहे हैं। स्वर के भेद में कुछ चीज़ें हमने कर ली थी और कुछ चीज़ों को आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप लोगों से मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप चीज़ों को कर रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फिर भी बता दीजिएगा, और बाय चांस कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, मिसमैच हो रही है या जैसे भी, कमेंट्स में कम से कम कमेंट्स करके बताइएगा। और जितना हो सके चीज़ों को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी वर्णमाला में कि स्वर के भेद। तो देखिए, स्वरों के भेदों में हमने चीज़ें देखी कौन कौन सी, कि सबसे पहले स्वर के भेद होते किस किस आधार पर है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर मैंने बताया था वर्णों का उच्चारण काल मात्रा कहलाता है। उच्चारण व बोलने के आधार पर भी हमने कर लिया था कि उच्चारण या बोलने के आधार पर कितने भेद होते हैं, जिसमें कंठ और मूर्धा, तालु, ओष्ठ, नासिका, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जीभ के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, वो भी हम पढ़ चुके थे। ओठ के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नासिका के आधार पर भी हमने कर लिया था कि नासिका के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, 2 हो जाते हैं। पहला होता है हमारा अनुनासिक, दूसरा हो जाता है हमारा निर्नुनासिक या मौखिक, जहाँ पर शब्द वर्णों के ऊपर अनुस्वार बिंदु नहीं होता, वो होते हैं हमारे निर्नुनासिक या मौखिक। और जहाँ पे अनुस्वार बिंदु हो जाता है या चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, वो आ जाते हैं अनुनासिक में। इतना हम लोग कर चुके थे। आज जो हमें करना है वो है मुख विवर के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए, मुख विवर का मतलब क्या है। विवर माने होता है छिद्र। तो जो ये हमारा मुख है, जो हमारा मुख है, इसमें कहाँ पर ये जो खुलता है, ये कम खुल रहा है, ज़्यादा खुल रहा है, किसमें कितना हो रहा है, और खुलने के बाद उस स्थिति को, उस दशा को क्या नाम दिया जा रहा है, वही आता है मुख विवर के अंदर। तो देखिए, मुख विवर के आधार पर इसके 4 रूप हो जाते हैं। पहला इसके अंदर हमारा हो जाता है मुख विवर के आधार पर ही कि सबसे पहला हो जाता है इसमें विव्रत, ठीक है। पहला हो जाता है विव्रत, दूसरा हो जाता है संव्रत, तीसरा हो जाता है इसमें हमारा अर्ध विव्रत, और चौथा हो जाता है इसमें हमारा अर्ध संव्रत, ठीक है। ये मुख विवर के आधार पर हमारे शब्दों के या स्वरों के 4 भेद हो जाते हैं। हमने कहा पहला है मुख विवर। तो देखिए, मुख विवर जहां पर पूरा खुलता है वही होता है हमारा विव्रत। और मुख कहां पर खुलेगा, हमने बोला ए में तो मुंह नहीं खुला। फिर हमने बोला आ, देखिए आ में कितना खुला, ऐसे ज्यादा खुला ना, तो ऐसे ज्यादा खुला, इसका मतलब विव्रत में आने वाला वर्ण कौन सा है हमारा, आ, ठीक है। तो जहां पर मुख पूरा खुल जाता है वो हो जाता है विव्रत, और विव्रत के अंदर आ। नेक्स्ट आता है संव्रत। संव्रत जहां पर मुख सबसे कम खुले। अब हमने बोला था ए, तो ए में देखो थोड़ा मुंह तो खुल रहा था ना। फिर बोला था आ, ज्यादा खुला। फिर हमने बोला ई, तो ई और ए, ई में तो बिल्कुल ही नहीं खुला और ए में थोड़ा ज्यादा खुला। तो इसका मतलब ई, ऊ, ऊ। लिप्स हमारे गोल हो जाते हैं, लेकिन मुख भी अंदर से बंद हो जाता है। अंदर से वायु बाहर नहीं आती, और अगर नहीं आती तो किस में जाती है, संव्रत के अंदर। तो इसमें आ जाता है ई और ऊ, औ,
ये 4 वर्ण हमारे किस में आ जाते हैं? संवृत्त में। नेक्स्ट आता है अर्धविवृत। अर्धविवृत में जहां पर मुख विवृत से कम खुले। विवृत में तो पूरा खुलता है, पूरा मुख ओपन हो जाता है, लेकिन अर्धविवृत में होता है कि हाफ ओपन, मुख विवृत से कम खुलेगा लेकिन हाफ ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज हमारी हाफ ओपन है उसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? उसमें आ जाता है हमारा आए। देखिए बोल कर देखेंगे, बोल कर देखेंगे कि हमारा बोलने के आधार पर कौन सा आया। हमने बोला ए खुला, आ ज्यादा खुला, ए भी तो खुल रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा पहले ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा पहले यहाँ पर? ए के बाद फिर हमने बोला ई यहाँ आ गए, ऊ ये भी यहाँ पे चले गए, री तो री भी कहाँ चला जाता है? री तो वो भी आ जाता है यहाँ पर री। वैसे री का कोई बताता नहीं है। तो फिर उसके बाद आता है ए आई जब हम करते हैं तो वो हमारा मुंह एकदम से क्या होता है? आई पूरा खोल के एकदम से बंद होता है। तो जो हमारा आए है वो चला जाता है यहाँ पर आए, और फिर उसके बाद ओ आओ। ओ हमने कैसे बोला? ओ, और आओ कैसे बोला? आओ। मुंह थोड़ा सा पीछे जाके आओ, है ना। तो जिसमें विवृत से कम खुले लेकिन मुख खुलना चाहिए, ए से ज्यादा खुले, ओ से भी ज्यादा खुले, ओ आओ। तो आओ आओ करके देखो, पता चलेगा। आओ आओ करते हैं तो देखिए उसमें हमारा मुख थोड़ा सा ज्यादा खुलता है संवृत्त के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अर्धसंवृत्त। अर्धसंवृत्त में देखिए यहाँ पर था कि मुख सबसे कम खुले, तो अर्धसंवृत्त में आ जाता है कि मुख जहां संवृत्त से ज्यादा खुले, जहां पर संवृत्त से ज्यादा खुले वही होता है हमारा अर्धसंवृत्त। और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर हमारे वर्ण आ जाएंगे। कौन बचा अब? ए भी आ गया, आ गया, ई ऊ री भी आ गया, ए आए आ गया यहाँ पे, ओ आओ भी आ गया। तो बचा क्या हमारा? ए और ओ। तो ये दोनों आ गए हमारे अर्धसंवृत्त के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि मुख विवर के आधार पर हमारे वर्णों को कुछ इस तरह से क्रम में रख दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा? तो हमने इससे पहले किया था मुख विवर के आधार पर। अब ये हमारा मुख विवर हो गया, नासिका भी हो गया, ओष्ठ भी हो गया, जीभ भी, उच्चारण भी और मात्रा भी। नेक्स्ट और लास्ट बच गया हमारा इसमें घोष के आधार पर। तो देखिए ये जो चीज है ना इसमें घोष, इस घोष को कई और नाम भी दिए जाते हैं। ठीक है, इस घोष को अन्य कौन कौन से नाम दिए जाते हैं? इसे सघोष भी कहते हैं। ठीक है, इसे घोषत्व भी कहते हैं। घोषत्व का अर्थ होता है, इन सब का ही मतलब एक ही होता है कि घोषत्व अर्थात घोष उत्पन्न हो जाए। ठीक है, घोष होता है, सघोष होता है, घोषत्व होता है, और इसी को ही नाद भी कह देते हैं। नाद, तो जहां पर ये सारी चीजें हों, जहां पर स्वर ग्रंथियों में कंपन हो, घात हो, वहां पर घोष होता है। और सारे के सारे स्वर क्या होते हैं हमारे? घोष होते हैं। सभी स्वरों में अपना अपना घोष होता है, स्वर ग्रंथियों के अंदर कंपन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए सारे स्वरों को सघोष, घोष, घोषत्व, नाद या इसे घोष के अंदर रख देते हैं। ठीक है, घात नहीं आता, सॉरी घात नहीं आता इसमें, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, यही हो जाता है हमारा घोष। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? स्वर हमारे हो गए। अब स्वर के बाद नेक्स्ट आता है व्यंजन, वे वर्ण जो
स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वही कहलाते हैं व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, और उनके भेद किस किस आधार पर होते हैं? तो सबसे पहले व्यंजन, व्यंजन के कितने भेद हो जाते हैं? व्यंजन के भेद हो जाते हैं 3। कौन कौन से? सबसे पहला इसके अंदर स्पर्श व्यंजन, सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो जाता है इसमें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हो जाता है इसमें हमारा ऊष्म व्यंजन। देखिए सारी चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करेंगे, कोशिश कीजिएगा चीज़ों को समझने की। वैसे तो मैं आपको इतने टफ तरीके से नहीं बता रही हूँ, चीज़ों को इजी तरह से ही बता रही हूँ। फिर भी किसी को ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें बहुत जल्दी चल रही हैं, चल नहीं रही हैं हमारी चीज़ें जल्दी, पर फिर भी चीज़ों को ध्यान से देखिए। जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है नोट करने में प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। जो सबसे पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, ये क्या होते हैं? वे वर्ण जो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करके बोले जाते हैं वही होते हैं स्पर्श व्यंजन। संख्या कितनी होती है इनकी? 25 होती है। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितना भी काम करते हैं वो सारा का सारा वर्ग में करते हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं। अब वर्गीय व्यंजन कैसे होते हैं? एक होता है इसमें का वर्ग, दूसरा होता है चा वर्ग, तीसरा होता है टा वर्ग, चौथा होता है पा वर्ग, और फिर ये इसमें एक इसके वर्गों के आगे ये हो गया कै, खे, गे, घे, अंगा। फिर च वर्ग में क्या आ जाता है? च, छ, जे, झे, या। फिर टे, ठे, डे, ढे, अण। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा तय वर्ग। तय वर्ग में क्या आ जाता है? तय, थे, दे, धे और ने। पै वर्ग में क्या आ जाता है? पै, फै, बै, भै और मै। तो इस तरह से ये हमारे 5 वर्ग हो जाते हैं और 5 वर्गों के अंदर 25 वर्ण हो जाते हैं। हर वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आ जाता है इन 5 वर्गों के उच्चारण स्थान। देखिए मैंने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान में जो वर्ण सीधा गले से निकल कर आए वो क्या होता है? कंठ है। मुख के पीछे की तरफ ऊपर वाला भाग क्या होता है? तालु। मुख में आगे की तरफ वाला भाग मूर्धा। नाक से बोले जाने वाले वर्ण नासिका, दांतों की सहायता से बोले जाने वाले दंत और ओठों की सहायता से बोले जाने वाले ओष्ठ्य। तो इसमें हमने बोला कै, खे, गे, घे, अंगे। तो जब हम बोल रहे हैं कै, खे, गे, घे, तो देखिए जीभ हमारी वहीं रहती है कै, खे, गे, घे। तो जब जीभ इधर उधर कहीं टच ना हो रही हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? वो हो जाता है उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है, ये हो जाता है कंठ। फिर इसके बाद हमने बोला च, छ, ज, झ, या। तो च, छ, ज, झ जब हम बोल रहे हैं उन्हें बोलते में जो हमारे गले में दबाव हो च, छ, तो जब भी कभी ऐसा हो या फिर जीभ पीछे की तरफ ऊपर टच हो तो उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? हो जाता है तालु। देखिए जितने भी उच्चारण स्थान होते हैं सारे वर्गों में ही काम करेंगे। ठीक है, फिर हमने बोला टे, ठे, डे, ढे। टे बोलते में जीभ कहाँ जाती है? एकदम से ऊपर जाती है। टे ऊपर टच हो रही है ना, तो जब आगे की तरफ ऊपर टच होती है तो वो होता है मूर्धा। जहां च के लिए टच होती है वो होता है तालु। तो हमने बोला टे, तो टे के लिए क्या आ जाएगा इसमें? मूर्धा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने बोला तय। तय बोलते हैं तो ऊपर वाले दांत हमारी जीभ पर टच होते हैं। ठीक है,
दांत ऊपर नीचे होते हैं, जीभ ऊपर नीचे नहीं होती, तो ऊपर वाले दांत जीभ पे टच होते हैं, तो इसीलिए दांतों का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इन वर्णों को बोलते हैं दंत्य। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला प, फ, ब, भ, तो हमारे दोनों ओष्ठ जो है आपस में टच होते हैं, इसीलिए इन्हें बोल देते हैं ओष्ठ्य। ये हो गए हमारे ओष्ठ्य वर्ण। ठीक, ये तो हो गए हमारे सारे स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान। अब इन उच्चारण स्थान को वर्गों के साथ, अब ये तो हमारे इस तरह से हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक उच्चारण स्थान इसमें और होता है कि हमारे स्पर्श व्यंजन का अंतिम 5वां वर्ण। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब पूछा जाए अंतिम 5वां वर्ण, तो वर्ण कौन सा है हमारा, ये है हमारे अंतिम 5वें वर्ण। और जब पूछा जाए अंतिम 5वां वर्ग, तो देखिए अंतिम 5वां वर्ग होता है ये प वर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन का अंतिम 5वां वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वो होगा अनुनासिक, जहां पर नाक प्लस मुख की सहायता से वर्णों को बोला जाता है, वही होते हैं हमारे अनुनासिक वर्ण। ठीक है, तो हमने जितनी भी चीज़ें की उसमें सारी चीज़ों में ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को किस किस तरह से किस श्रेणी में रखा जा रहा है, और स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान को किस तरह से वर्ग में प्रयोग किया जा रहा है। बाकी सारी चीज़ों का जितना भी क्रम है वो हम करेंगे कल। ठीक है, आज जितनी चीज़ें कराई हैं उन चीज़ों को अच्छे से कीजिएगा, जितना हो सके चीज़ों को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा जितना हो सके क्वेश्चनों का आंसर दें और चीज़ों को करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।